हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। जनरली ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन हम आज से ये जो वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं दोस्तों, आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है और आपके सभी जो डाउट्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझने वाला है, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। बस आप बने रहिएगा और इससे रिलेटेड जो सभी वीडियोस है उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमारे 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस पर बेस्ड है। इसके लिए हम 3 सवाल देखने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? द आंसर इज force can change in speed, direction, shape, volume, size, and also can change the motion of the object. Question number 2, what are the forces you are familiar with? The answer is electromagnetic force, nuclear force, and gravitational force. Question number 3, what do you mean by gravitational force? And the answer is it's a universal force which acts between any two object on the universe. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हमें याद आती है वो स्टोरी सर आइजैक न्यूटन की, कि एक बार सर आइजैक न्यूटन एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे। एक एप्पल उनके सिर पर गिरा और उनके मन में ये सवाल आया कि क्यों ये एप्पल नीचे गिरा, क्यों ये ऊपर नहीं गया या किसी और डायरेक्शन में नहीं गया। उन्होंने विचार किया और तभी तैयार हुई ग्रेविटेशन की थ्योरी। सर आइजैक न्यूटन सोचते हैं कि व्हाई दिस एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट इन एनी एंगल टू द वर्टिकल और नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जिसके बाद ग्रेविटेशन की थ्योरी तैयार हुई और ये कंक्लूजन निकाला गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ पुलिंग फोर्स। मतलब जब भी ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तब वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, पुल करती, खींचती है। अब सवाल ये उठता है कि कैन दिस फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट which are at more height or which are much further away from the surface of earth? And the answer is yes. Now let us understand what is mean by force and motion. Force is required to change the speed as well as direction of motion of any object. For example, bicycle. जैसे मान लीजिए आप घर से बाइसिकल से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। शुरुआत में जो बाइसिकल है वो तो रेस्ट पोजीशन में होती है। अब उसे मोशन में लाना है तो भी फोर्स रिक्वायर्ड है। जब तक आप उसके पेडल पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसके स्टैंड पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मोशन में नहीं आएगी। अब मोशन में आ चुकी है, उसकी स्पीड को हमें चेंज करना है, आइदर इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, फिर भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर आप पेडल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको आपके बाइसिकल का डायरेक्शन चेंज करना है, आपको टर्न लेना है, तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके हैंडल पर। जब तक आप हैंडल पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। वैसे फोर्स बहुत कुछ करता है। जैसे फोर्स ना केवल किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है बल्कि मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड इंक्रीज भी करता है, स्पीड डिक्रीज भी करता है। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे रोटी बनाते समय हमने देखा है कि जो आटे का गोला होता है उस पर हम जब तक बेलन से फोर्स अप्लाई ना करें उसकी चपाती नहीं बनती है, मतलब उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता। या फिर कोई रबर बैंड को जब तक हम फोर्स अप्लाई ना करें, उसे पुल ना करें, तब तक उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती नहीं। अगर फोर्स रिलीज कर दिया, मतलब
छोड़ दिया तो वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से फोर्स जो है वो शेप भी चेंज करने का काम करता है। और इसी पर बेस्ड आपको याद आ रहे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब हाउ द फोर्स इज रिलेटेड विथ मोशन is explained in three laws that is called as Newton's law of motion. So the first law is every body remain in its state of rest or of motion unless and until an external unbalanced force acts on it. मतलब जब तक किसी बॉडी पर चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई करे तब तक वह अपनी ही स्टेट में रहती है। मतलब अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहती है, या फिर वो मोशन में है तो वो मोशन की पोजीशन में ही रहती है। अगर उनकी ये स्टेट हमें चेंज करनी है तो उस पर हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा। Law number 2, rate of change of momentum is directly proportional to applied force and change of momentum is occurs in the direction of the force. Law number 3, every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. मतलब हर एक एक्शन फोर्स के साथ एक रिएक्शन फोर्स भी हमेशा मौजूद होता है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है, जिसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल है रॉकेट का। तो ये सब दोस्तों हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम समझेंगे सर्कुलर मोशन। दोस्तों सर्कुलर मोशन तो आप जरूर जानते ही होंगे कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ एनी सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लैनेट। तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टेड ऑन object is directed towards the center of the circle. This force is called as centripetal force. Centripetal force is a center seeking force. Friends, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उस फोर्स का डायरेक्शन ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है और उसी प्रकार के फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर पुल करता है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसीलिए ये एक सेंटर सीकिंग फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक कोई थ्रेड लेते हैं और उसमें एक स्टोन बांध लेते हैं और जब उस थ्रेड का एक एंड अपने हाथ में पकड़कर हम उसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तब उस स्टोन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है आप उसे फील कर सकते हैं कि वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, तो हमारा हैंड अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो टुवर्ड्स दैट हैंड, टुवर्ड्स दैट फिंगर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस दौरान उस स्टोन की जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है उसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल टू दैट सर्कल होता है। तो इस प्रकार का जो फोर्स है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट centripetal force is a center seeking force, its direction is towards the center of the circle and direction of velocity of that object is tangential to that circle. नेक्स्ट है दोस्तों केपलर्स लॉ। दोस्तों जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं किया था उसके पहले जितने भी प्लानिटरी जो ऑब्जर्वेशंस हुए थे वो सभी के सभी नेकेड आई से हुए थे, लेकिन 1609 में जब गैलीलियो ने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया उसके बाद सही तरीके से ये प्लैनेट्स जो है उनका ऑब्जर्वेशन किया गया, उनके मोशन और उनके पोजीशन के बारे में स्टडी किया गया, जिसके आधार पर जोहानसन केपलर इन्होंने ये पाया कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट है वो कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं और वही लॉ कहलाते हैं केपलर्स लॉ। देयर आर 3 केपलर्स लॉ। द फर्स्ट वन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ।
The orbit of planet is an ellipse with the sun at one of the foci. मतलब जिस ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो एक इलिप्स होता है और उस इलिप्स एक फोकाई में होता है सन। ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया and the law is the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. मतलब मान लीजिए कि सन इस में है और एक प्लैनेट है जो कि ए पोजीशन पर है। अब इस प्लैनेट को ए से बी पोजीशन में जाने में टाइम लग रहा है टी, और इस समय इस टाइम टी में वो जो एरिया स्वाइप कर रहा है वो है यस ए बी। जबकि जब वो प्लैनेट सी पोजीशन पर जाता है तो टी इतने वक्त में, टी इतने टाइम में वो डी तक पहुंच पाता है, और इस टी टाइमिंग में उसने जो एरिया कवर किया है वो है सी एस डी। तो ये लॉ कहता है कि जो दोनों भी एरिया है जो इक्वल टाइम में कवर किए गए हैं वो एरिया भी इक्वल होते हैं। मीन्स द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal interval of time. That means area ASB and area CSD are equal. And the third law, it is also called as law of period, and the law is the square of period of revolution of planet around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of planet from the sun. That is, t square is directly proportional to r cube, where t is the period of revolution of planet and r is the distance of planet from the sun. दोस्तों, केपलर्स ने ये तीनों लॉ तैयार किए और उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स जो है वो इन तीन लॉ को फॉलो करते हैं, और ये उन्होंने जो रेगुलर ऑब्जर्वेशन थे प्लैनेट्स का जो वो करते थे उसके आधार पर उन्होंने ये लॉ तैयार किए थे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर प्लैनेट्स इस लॉ को फॉलो क्यों करते हैं। लेकिन ये तीनों लॉ न्यूटन्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए उन्हें ग्रेविटेशन की थ्योरी तैयार करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे दोस्तों द कोर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो इस टॉपिक के आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग, बाय बाय।